कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लेते हैं ना आप लोग। तो बच्चों, इससे पहले हमने तुम लोगों को पढ़ाया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म बच्चों याद करो, क्या बताया था? जल्दी जल्दी फटाफट याद करिए, पॉज करिए। बिल्कुल सही, तुम लोगों ने ये याद किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। विलयन के वे गुण, बड़े ध्यान से सुनिएगा, विलयन के वे गुण जो विलय के रासायनिक संगठन व प्रकृति पर निर्भर ना करके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इन्हीं गुणों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वैसे विलयन के गुण किस पर निर्भर करते हैं? विलय के रासायनिक संगठन व प्रकृति पर। लेकिन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं बच्चों, जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, वो विलय के रासायनिक संगठन व प्रकृति पर निर्भर ना करके बल्कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फाइनली क्वेश्चन ये पूछा गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? बच्चों आप लोगों ने क्या जवाब दिया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलय के रासायनिक संगठन व प्रकृति पर निर्भर करती हैं? बताओ। हाँ, बिल्कुल नहीं करती हैं, वो तो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने बताई थी इससे पिछली वीडियो में। परासरण दाब याद कर ही लिया होगा, सभी होशियार और समझदार होनहार बच्चों ने जो अपने भविष्य की चिंता रखते हैं उन्हें सबने याद कर लिया होगा। नंबर 1 परासरण दाब, नंबर 2 परासरण दाब, नंबर 2 बाष्प दाब में अवनमन, नंबर 3 क्वथनांक में उन्नयन, नंबर 4 हेमांक में अवनमन। बच्चों एक बार फिर से कहते हैं, परासरण दाब, बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। पढ़ लेंगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट वहां तक पहुंचने अपने को बहुत सारा टाइम लेना पड़ेगा, बहुत वीडियो इसमें बनने वाली हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी परासरण दाब। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी बच्चों? परासरण दाब की। परासरण दाब पढ़ने से पहले बच्चों हमने तुम लोगों को बताया था कि 2 बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी, एक विसरण और बच्चों दूसरा परासरण। तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार ये परासरण होता क्या है, परासरण दाब क्या होता है। उससे पहले आप लोग को विसरण और परासरण समझते हैं। बच्चों हमने कहा था विसरण की क्रिया में जब अधिक सांद्रता के विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को विसरण क्रिया कहते हैं। बच्चों क्या बताया? जब अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया के लिए विसरण क्रिया कहते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया था इत्र का कमरे में फैलना। इत्र अधिक सांद्रता का है, शीशी में रखा है, उसकी सांद्रता अधिक है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? कम सांद्रता का है। तो इत्र अधिक सांद्रता और कमरे के कम सांद्रता में फैल गई और आप लोगों को सुगंध सुनाई नहीं देती, सुगंध महसूस हो जाती है। तो ये जितने भी खुशबू बदबू वगैरह आती हैं, स्मेल्स आती हैं, वो सभी विसरण क्रिया के माध्यम से ही आती हैं। ठीक, गैस सिलेंडर है, गैस लीक हो रही है, विसरण क्रिया है। तो गैस लीक नहीं होती है एक्चुअली में, वो तो द्रव होता है। तो अब बच्चों पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, परासरण। बायोलॉजी वाले बच्चे इनको काफी करीब से जानते हैं इन चीजों के लिए। तो क्या है परासरण, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है बच्चों अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। बच्चों इस झिल्ली की खासियत ये होती है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बच्चों ध्यान समझो, अर्ध पारगम्य झिल्ली है और इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि अगर हम विलय और विलायक की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि विलय के कणों का आकार बड़ा होता है
सभी लोग जानते हैं। और विलायक के कणों का आकार छोटा होता है। विलायक के कणों का आकार जो होता है वो छोटा होता है। सभी लोग जानते हैं इस बात के लिए, जो नहीं जानते वो जान गए। विलेय के कण बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और विलायक के कण आकार में छोटे होते हैं। जो बच्चे कोलाइडी विलेन वाला चैप्टर पढ़े होंगे वहां हम ये बात बताए होंगे तुम लोगों के लिए, है ना। तो बच्चों ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये छिद्र इतने छोटे हैं कि इसमें विलायक के कण तो आर पार हो सकते हैं, बट विलेय के कण साइज में बड़े होने के कारण आर पार नहीं हो सकते। तो बच्चों कहने का मतलब है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलायक के कण तो आर पार निकल सकते हैं, बट विलेय के कण आर पार नहीं निकल सकते। अर्ध पारगम्य झिल्ली मतलब पारगम्य माने आना जाना, अर्ध माने आधा, आधे लोगों का आना जाना। विलेय और विलायक दोनों हैं, केवल कौन जा रहा है? विलायक जा रहा है। दूसरी बात, एक बात और तुम लोगों को समझा दें यहीं पर। अभी तक हम विलेय और विलायक को सेपरेट किए थे। अगर बच्चों यहीं पर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दें और एक हमारे पास है अधिक सांद्रता का विलेन, अधिक सांद्रता का विलेन, और बच्चों एक हमारे पास है कम सांद्रता का विलेन, अधिक सांद्रता और कम सांद्रता, मतलब गाढ़ा विलेन और ये पतला विलेन, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और इसमें पानी की मात्रा कम है। ठीक, तो विलायक किसमें ज्यादा है? विलायक किसमें ज्यादा है? अरे भैया कम सांद्रता का मतलब पतला विलेन, और पतला तभी तो होगा जब उसमें पानी ज्यादा होगा। पानी का मतलब विलायक, पानी का मतलब बच्चों क्या है? विलायक। अरे भैया फिर समझ लो, कम सांद्रता का मतलब पतला विलेन। घर में कोई मेहमान आया, शरबत बनाया, एक जग पानी लिया और 3 मुट्ठी उसमें चीनी डाल दी। अरे बड़ा मीठा शरबत बन गया, मतलब बहुत गाढ़ा शरबत बन गया। अब बच्चों उसी में क्या करा? पानी मिला दिया, कम सांद्रता का हो गया, पतला हो गया, है ना। तो विलायक इसमें भी है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा समझना जरूरी है। विलायक इधर भी है, विलायक इधर भी है, मगर एक बार बताओ बच्चों, विलायक ज्यादा किधर है? भाई कम सांद्रता का मतलब विलायक और विलेय दोनों हैं। विलेन है तो दोनों चीजें होंगी, विलेय और विलायक इसमें भी है। और पहले लेक्चर हम बताए थे कि अधिक सांद्रता का मतलब सांद्र विलेन, मतलब जिसमें विलायक की मात्रा कम हो, जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो। तो भैया आप लोग जानते हैं कि कम सांद्रता में विलायक की मात्रा जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तब क्या होगा? तब भी कम सांद्रता के जो है वो अधिक सांद्रता की ओर गति कर जाएंगे। कम सांद्रता के अधिक सांद्रता की ओर गति कर जाएंगे। नहीं आया समझ में? चलिए छोड़ो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब हम इसको समझाते हैं। तो बच्चों परासरण क्या है? सपोज हमारे पास ये कोई कंटेनर है बच्चों, कोई बॉक्स है, डिब्बा है, इसको हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली हो गई। इधर हमने बच्चों भर दिया विलेन, और बच्चों इधर हमने भर दिया विलायक। अच्छा बच्चों ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। थोड़ा ध्यान देना यहां पर, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अच्छा विलेन और विलायक में किसकी सांद्रता कम है और किसकी ज्यादा है? भाई विलायक पानी, अरे ये तो कम सांद्रता का हो गया ना, ये तो कम सांद्रता का हो गया। और विलेन हमेशा कैसा होता है? अधिक सांद्रता का होता है। अरे भैया सांद्रता माने पतला समझ लो। विलायक भरा है, पानी भरा है, पानी है, उसमें कोई चीनी भी नहीं मिली है, केवल प्योर पानी है। प्योर पानी है, इसका मतलब उसकी सांद्रता कम है। विलायक की सांद्रता बच्चों हमेशा ही कम होती है, वो अकेला है। और बच्चों इसमें 2 चीजें हैं, ये विलेन है। विलेन का मतलब इसमें विलेय और विलायक दोनों ही हैं। अब जब दोनों चीजें हो गई तो बताओ गाढ़ा कौन है? ये पानी है बच्चों, ये शरबत है। अभी विलेन है ना, ये पानी है, ये शरबत है। तो पानी और शरबत में सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? ये इसकी ज्यादा होगी, और पानी इसकी सांद्रता कम होगी।
तो बच्चों अब हमने दोनों को क्या करा, कम सांद्रता वाले को और अधिक सांद्रता वाले को दोनों को हमने अर्धपारगम झिल्ली से सेपरेट कर दिया। अब बताओ विलायक विलयन की ओर जाएगा या फिर विलयन विलायक की ओर जाएगा, या कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता की ओर जाएगा या अधिक वाला कम की ओर जाएगा। बच्चों विलायक के कणों का आकार छोटा होता है और विलयन में जो विलय हैं उनके कणों का आकार बड़ा है, और ये कण इतने बड़े हैं कि इन छिद्रों से निकल नहीं सकते, और विलायक के कण आकार में छोटे हैं, ये आसानी से इधर जा सकते हैं। मतलब विलयन में विलयन वाले पोर्शन से विलय इधर नहीं जाएंगे क्योंकि आकार बड़ा है, तो फिर कौन आएंगे, विलायक आएंगे। तो कम सांद्रता वाले विलयन की साइड से विलायक इधर आ जाएंगे। इसी क्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, परासरण। बस ये था। अच्छा विसरण हमने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। विसरण में आप लोग क्या पढ़ते थे, अधिक सांद्रता वाले विलयन के अणु कम सांद्रता वाले की ओर गति करते थे, अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता की ओर गति करते थे विसरण में। यहां पर देखो बच्चों कम सांद्रता से अधिक की ओर गति कर रहे हैं, तो विपरीत क्रिया हुई। इसमें अर्धपारगम झिल्ली हो या ना हो, मतलब इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें देखिए अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो फाइनली अब परासरण की डेफिनेशन क्या हुई, ये बात समझ में आ गई बच्चों कि विलायक विलयन में जाएगा क्योंकि विलायक के कणों का आकार बच्चों छोटा है। क्लियर हुआ, बताओ पहले ये बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, फिर से सुनो, तब आगे बढ़ देना। जरूर नहीं कि पूरा वीडियो खत्म हो जाए तो हम रिपीट करके देखें, जहां समझ नहीं आए वहां पर रिपीट करके देखो, और हेडफोन लगा के पढ़ा करो, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा है, ध्यान सुनिए। जब कम सांद्रता वाले विलयन के अणु या विलायक के अणु, जब कम सांद्रता वाले विलयन के अणु या विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। बच्चों परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। तो क्या डेफिनेशन हुई बच्चों, फिर से एक बार समझते हैं। जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, बच्चों ध्यान समझना, जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन के अणु, कम सांद्रता वाले विलयन के अणु या विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। नहीं आया बच्चों समझ में, चलिए एक बार फिर समझते हैं। जब कम सांद्रता वाले विलयन के अणु या विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, वीडियो पॉज करो और फिर से एक बार कह के देखो। जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन के अणु या फिर विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, तो इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हम आप लोगों को कुछ बताते हैं। आज जरा इसको समझ ही लो, आज समझ ही लो, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम बच्चे कहते हैं अपने, मतलब कमेंट बहुत कम बच्चे करते हैं। आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे हमें वीडियो बनाने का उतना ही मनोबल हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों लाइफ में फर्स्ट टाइम हम पढ़ा रहे हैं, तो इस टाइम हमें आप लोगों के मनोबल की जरूरत है। आप लोग जितना अच्छा मनोबल देंगे हम उतना ही अच्छा तुम लोगों को वीडियो लेकर आते रहेंगे। और वीडियो में कोई कमी आती है कि जैसे हम कोई अगर छोटा लिख रहे हैं तो तुम लोगों को कम दिखाई दे रहा है, या कोई साइनिंग पड़ रही है, तो आप कमेंट करके जो भी कमी हो वो आप हमारे इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भेजें, ग्रुप में ना भेजकर इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे ग्रुप पर भेजें। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो वीडियो को लेकर, चाहे वो किसी टॉपिक को लेकर, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमारे इंडिविजुअल पर व्हाट्सएप अपनी कर दे।
ठीक है बच्चों, चलिए अब आप लोग पढ़ते हैं परासरण के कुछ एग्जाम्पल। तो आज हम तुम लोगों को एग्जाम्पल समझाते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये 2 कंटेनर होंगे। एक कंटेनर में बच्चों हम किशमिश रख देंगे। ये बच्चों क्या है? किशमिश है। ये किशमिश, हालांकि किशमिश अच्छी नहीं बनी है, बड़ी बेकार किशमिश बनी है, पर कोई बात नहीं, समझ लीजिए। और एक हमारे पास ही बच्चों ये क्या रखा है, कोई बता दे तो हम मान जाएं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ये अंगूर रखा है। वाह भाई वाह सर जी, बड़े प्यारे प्यारी चीजें आप खिला रहे हैं, किशमिश भी खिला रहे हैं, अंगूर भी खिला रहे हैं, और आप लोग हमें कुछ नहीं खिला रहे हैं। समझ जाइए हमारी बात। तो बच्चों किशमिश को क्या करा हमने, किशमिश को पानी में डाल दिया, ठीक। और अंगूर को बच्चों हमने नमक के अति सांद्र विलयन में डाल दिया। अति सांद्र विलयन बच्चों, अति सांद्र विलयन का मतलब है बहुत ज्यादा गाढ़ा विलयन। नमक का बहुत गाढ़ा विलयन, नमक पानी लिया, उसमें खूब ढेर सारा नमक मिला दिया, ऐसे थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बना के, और उसमें अंगूर को डाल दिया। अब बच्चों क्या होगा, जो किशमिश की जो दीवार है वो क्या है, वो अर्धपारगमी झिल्ली है। ऐसी अंगूर की जो दीवार है वो क्या है, वो भी अर्धपारगमी झिल्ली है बच्चों। अब बच्चों देखो, ये तो हुई अर्धपारगमी झिल्ली, और ये किशमिश और ये पानी। बच्चों हमें ये बताओ, किशमिश और पानी में ज्यादा सांद्रता किसकी है? चलो अच्छा, पहले ये बताओ कम सांद्रता कितनी? अरे भैया विलायक या पानी हमेशा ही कम सांद्रता का होता है। कैसी बात तुम लोग करते हो भाई, हमेशा याद रख लो, पानी या कोई भी विलायक है उसकी सांद्रता कम होती है। अब किशमिश है, किशमिश में जो पदार्थ है वो बहुत गाढ़े पदार्थ है नहीं है, या पानी जैसे है किशमिश में पदार्थ? पानी से कमजोर है क्या? पानी से ज्यादा पतले हैं किशमिश के पदार्थ? जी नहीं, किशमिश के जो पदार्थ हैं वो ज्यादा सांद्रता के हैं, तो ये अधिक सांद्रता के हुए। अब बच्चों ये अर्धपारगमी झिल्ली है, ये कम सांद्रता का विलयन है, ये अधिक सांद्रता का विलयन है। और परासरण की क्रिया में क्या होता था बच्चों, जल्दी बताओ? कम सांद्रता वाला अधिक सांद्रता की ओर जाता था, कम वाला अधिक की ओर जाएगा। इसका मतलब पानी जो है वो इस किशमिश में एंट्री कर देगा। ये जो पानी है वो किशमिश में एंट्री कर देगा और किशमिश फूल के अंगूर बन जाएगी। किशमिश फूल के अंगूर बन जाएगी, ठीक है, समझ में आया? किशमिश के जो पदार्थ हैं वो अधिक सांद्रता का है, पानी जो है बच्चों वो कम सांद्रता का है। परासरण की क्रिया क्या होती है, कम सांद्रता वाला अधिक की ओर जाता है। याद कर लो, कम वाला अधिक की ओर तो परासरण, और अधिक वाला कम की ओर जाता है तो वो विसरण होता है। बच्चों यहां बताओ क्या होने वाला है। एक है नमक का बहुत गाढ़ा घोल, बहुत गाढ़ा घोल, बहुत नमक पड़ा हुआ है, और एक है अंगूर। अंगूर में भी पानी निकलना पदार्थ है और नमक भी। बच्चों हमें ये बताओ, दोनों में सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, तो ये अधिक सांद्रता का विलयन बच्चों बना। अंगूर कैसा बना? कम सांद्रता का, और ये अर्धपारगम झिल्ली है ही। और परासरण की क्रिया क्या कहती है, कम से अधिक की ओर, कम से अधिक। अब भैया यही भूल जाओगे बार बार, यही कहो तो सर परासरण क्या होता है, सर परासरण क्या होता है, तो बच्चों आगे फिर कैसे पढ़ा पाएंगे? वही टर्म बार बार यूज हो रहा है ना। तो पहले परासरण को अच्छे से सीख के आओ, वीडियो में अच्छी तरीके से सीख लो पहले। तो परासरण में क्या होता है, कम वाला अधिक की ओर जाता है, और विसरण क्रिया में अधिक वाला कम की ओर जाता है। तो बच्चों कम वाला अधिक की ओर जाएगा, इसका मतलब अंगूरीय पदार्थ कहां आ जाएंगे, नमक के गाढ़े घोल में। अब बेटा यहां पर 2 बातें आगे निकल के, एक हो गई क्या, अंतः परासरण, और एक हो गया बाह्य परासरण। अंतः परासरण और बाह्य परासरण। तो बच्चों परासरण 2 तरीके का हो गया, एक अंतः और एक बाह्य। अच्छा देखो, अपने आप ऑब्जर्व करो बच्चों, अपने आप ऑब्जर्व करो, अंतः क्या हो सकता है और बच्चों बाह्य क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज करो और समझो, वीडियो को पॉज करिए और समझिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने।
आप लोगों ने कैसे बताया, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बाद में पता लगेगा। चलिए देखो बेटा, अंदर की ओर जा रहा है, जब डायरेक्शन अंदर की ओर हो, किसी सब्सटेंस किसी पदार्थ में अंदर की ओर हो तो वो अंतः परासरण। और बच्चों अब इसलिए तो समझ में आ गया होगा कि बाहर की तरफ होगा तो बाह्य परासरण। तो किसी कोशिका से या फिर किसी सब्सटेंस में अगर पानी अंदर जा रहा है, सब्सटेंस में पानी अंदर जा रहा है तो बच्चों क्या हुआ, अंतः परासरण। और बाहर निकल जा रहा है तो बच्चों क्या हुआ, बाह्य परासरण। तो बच्चों तो ये अंतः परासरण और बाह्य परासरण। हम देखते हैं वीडियो कितने टाइम के हो गए बनते हुए, ठीक है। फिर इसके बाद है विसरण और परासरण में अंतर। फटाफट अंतर कर लेते हैं, 2 मिनट आप लोगों के पास हैं, 2 मिनट में अंतर कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है क्योंकि आधे से ज्यादा तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो हम इसको ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये इधर विसरण लिख देते हैं बच्चों और इधर परासरण लिख देते हैं। इसको समझने से पहले अगर तुम लोग वीडियो में परासरण और विसरण को थोड़ा सा याद कर लोगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं याद करोगे तो बस देखते रह जाओगे। विसरण में क्या होता था बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। वैसे अधिक सांद्रता वाला किसकी ओर जाता था, कम सांद्रता की ओर। और इसमें बच्चों क्या होता था, कम सांद्रता विलयन किधर जाता था, अधिक सांद्रता की ओर जाता था। उल्टा सिस्टम है, देखो, अधिक वाला कम की ओर, कम वाला अधिक की ओर। बच्चों बताओ, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है विसरण में? बिल्कुल नहीं, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। नंबर 3, ये ठोस, द्रव और गैस बच्चों तीनों में होती है, जबकि ये क्रिया केवल किस में होगी, द्रवों में होती है। ये क्रिया ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है, जबकि ये क्रिया केवल द्रवों में होती है। नंबर 4, इसमें कम समय लगता है और इसमें अधिक समय लगता है। अरे भाई, विसरण क्रिया किस पर, इत्र का फैलना विसरण क्रिया पर ही तो आधारित है। अब ऐसा नहीं है विसरण कि इत्र जब फैलती तो विसरण क्रिया के द्वारा ही तो बच्चों फैलती है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि हमें कल किसी पार्टी में जाना है तो आज से ही इत्र लगाना शुरू कर दे रहे हैं, बोले आज तो महक आएगी नहीं, कल जब पार्टी में जाएंगे तो महक आएगी। नहीं, आप जैसे इत्र लगाएंगे वैसी खुशबू आएगी। काम तुरंत हो रहा है, इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। और बच्चों यहाँ पर देखो, अधिक समय लगता है। अभी किशमिश को अंगूर में बनाना बताया था अंतः परासरण द्वारा। अब बच्चों ऐसा नहीं है कि कोई मेहमान आया, उसकी ख्वाहिश थी कि आप हमें अंगूर खिलाएं, और अंगूर थे नहीं लेकिन घर में किशमिश थी। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कहा अंगूर, बोले अरे सर 2 मिनट किया और किशमिश को पानी में डाला और जैसे पानी में डाला भल 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 एकदम अंगूर बन के आ गए। ऐसा नहीं होगा। आप किशमिश को पानी में डालें तो कम से कम 10-12 घंटे बाद वो जाके कहीं अंगूर बनेगा। तो इसमें समय लगता है और इसमें समय नहीं लगता है। तो ये बच्चों अंतर थे, अधिक सांद्रता वाला कम की ओर, कम सांद्रता वाला अधिक की ओर। अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है ठोस, द्रव, गैस तीनों में होती है। परासरण केवल द्रवों में होती है, इसमें कम समय लगता है और बच्चों इसमें अधिक समय लगता है। ठीक है, ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट हुई। तब तक के लिए नमस्कार।